नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन के बॉर्डर पर आखिर इतने दिन से हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना का संकट है, पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है, तो चीन को इंडिया के बॉर्डर पर फौज भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? और आज यह भी पता चला कि झगड़ा कहां तक पहुंचा। आमतौर पर भारत और चीन जैसे मामलों पर ये सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, इन पर सरकार की तरफ से कोई बोलता नहीं। लेकिन आज पहली बार मैं आपको इस मामले पर भारत सरकार के सलाहकार की बात सुनवाऊंगा और उन्होंने खुलकर बात की है। मैं आपको भारत का पक्ष बताऊंगा और साथ ही चीन के प्रवक्ता की बात भी सुनवाऊंगा। चीन का क्या कहना है इस मामले में, क्या चीन का सुर बदला है? और आज ये बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच चल रहे बॉर्डर डिस्प्यूट पर मीडिएट करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अमेरिका ने भारत और चीन दोनों से कहा कि दोनों देशों के बीच सीमाओं को लेकर जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए अमेरिका दोनों देशों के बीच मीडिएट करने को तैयार है। अब यह अमेरिका की पुरानी आदत है, इसको न चीन मानेगा न भारत मानेगा। दूसरी बड़ी बात यह पता चली कि चीन की फौज मिट्टी और कीचड़ ढोने वाले ट्रकों में आई थी, छुप कर आई थी। ये ट्रक, ये हैवी व्हीकल्स आमतौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की फौज है पीएलए, ये दूसरी सिविल साइट को मिलिट्री बेस में बदलते वक्त मिट्टी लाने के लिए इस्तेमाल करती है, हैवी व्हीकल्स को। आज ये पता चला कि इन हैवी व्हीकल्स में, इन ट्रकों में बड़ी संख्या में सैनिक आए थे। असल में इन इलाकों में गोलियां नहीं चलती। किस फौज की कितनी संख्या है, कितने लोग वहां मौजूद हैं, यही बताता है कि इस इलाके में कौन सुपीरियर है। आज पहली बार भारत सरकार ने माना कि चाइना ने बॉर्डर पर फौज भेजी, फेस ऑफ हुए और चाइनीज ट्रूप्स ने टेंट भी लगाए। सरहद पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। लद्दाख की सीमा पर चीन ने टेंशन बढ़ाई है और इस बार भारत ने साफ कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। चीन अगर शांति से, प्यार से अपने सैनिकों को पुरानी पोजीशन पर ले जाएगा तो ठीक, वरना चीन जो भाषा समझेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सिक्किम में भी और ईस्टर्न लद्दाख में भी कुछ फेस ऑफ्स हुए हैं पेट्रोलिंग के दौरान। और हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड करना चाह रहे हैं तब चाइना जो है उसके लिए रोक लगाने का कोशिश कर रहा है। हमको ये समझना चाहिए कि चाइना पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, काफ़ी तेज़ी से बना रहा था, और हम जब बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें खेद हो रहा है उसमें। तो इसको एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको मानना ये ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्वक जो सिचुएशन है वो नहीं है। इस प्रकार का तनावपूर्वक सिचुएशन नहीं है। हाँ, हालांकि फेस ऑफ हुआ है, कुछ तंबू लगाए गए हैं, कुछ बिल्डअप हुआ है, ये हम देख रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो इस प्रकार का जो स्थिति है उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। अगर उस तरफ से बिल्डअप हुआ तो यकीन से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने भी बिल्डअप किया है, उतना ही बिल्डअप किया होगा। तो इसलिए कि इसको बढ़ा चढ़ा के बोलने से अलावा आर्मी को अपना काम करने दें, ज़मीन पे उनका प्रोफेशनल जो रवैया है उसके तरीके से उसको करने दें, और आर्मी को हम अच्छी तरीके से सपोर्ट दें पीछे से, उस प्रकार का करना चाहिए। एसएल नरसिम्हन जिनकी बात आप सुन रहे हैं, ये चाइना के एक्सपर्ट हैं, सरकार के सलाहकार हैं। उनकी बात मैंने आपको क्यों सुनवाई ये भी बता देता हूं। क्योंकि नरसिम्हन आमतौर पर लो प्रोफाइल हैं, मीडिया में बयान नहीं देते, मीडिया से बात नहीं करते, उन्हें कम लोग पहचानते हैं। एसएल नरसिम्हन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की कोर टीम के मेंबर हैं। अजीत डोवाल ने जो अपने एडवाइजर्स की टीम बनाई है उसमें नरसिम्हन चाइना के मामलों में अजीत डोवाल को सलाह देते हैं। इसलिए नरसिम्हन की बात सुनना जरूरी है और इनकी बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। उन्हें ग्राउंड सिचुएशन की पूरी जानकारी है और सरकार क्या सोचती है उससे वो वाकिफ है, चाइना क्या सोचता है वो भी जानते हैं। आज नरसिम्हन ने कहा कि चीन और भारत के बीच में यह समझौता तो है कि सीमा विवाद के मामलों में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौज एक दूसरे पर किसी कीमत पर गोली नहीं चलाएगी।
इस समझौते का पालन अभी तक हो रहा है। हालांकि इस बार चीन की तरफ से ज्यादा सैनिक भेजे गए और फेस ऑफ के दौरान धक्का मुक्की के साथ साथ पहली बार लाठी डंडों का इस्तेमाल भी हुआ। और यह बड़ी बात है क्योंकि पहले लाठी डंडों का इस्तेमाल कभी नहीं होता था। ये सुनने को आया है कि ये पत्थर और डंडा दोनों इस्तेमाल किए गए इस बार। तो ये एक समझता हूं कि इसका एक ये जो मुठभेड़ इस प्रकार का फेस ऑफ जो होता है, इसका एक रेंज है। वो रेंज है धक्कम धक्का सबसे लो में है, सबसे ऊपर जो है फायरिंग में है। फायरिंग करना नहीं है, वो दोनों देशों ने और दोनों आर्म फोर्सेस ने इसका अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो वो फायरिंग का तो मतलब नहीं है। तो इसके नीचे जितना हो सकता है वो मेरे ख्याल धक्कम धक्का हो रही है। इससे ज्यादा इसके ऊपर सोचने का मैं अहमियत नहीं मानता हूं। लेकिन ये थोड़ा आई वुड से इट इज लिटिल वरिंग बिकॉज इस प्रकार का हादसा जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार इस प्रकार के हुआ है। नफरी ज्यादा है, मतलब जो आंकड़ा है वो ज्यादा है। इस वजह से तंबू की नफरी भी ज्यादा है। तो तंबू लगा के एक जगह पे बैठना कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता आ रहा है। जिन इलाकों की बात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के मेंबर एसएल नरसिम्हन कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स, उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को लेकर हमने पूरी रिसर्च की, गहराई से इसको समझा और मैं आपको बता सकता हूं कि यह मामला है क्या और झगड़ा क्या है, विवाद क्या है। चीन से हमारी सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है, 3,488। चीन से हमारे 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा लगती है। इस बार लद्दाख में चीनी सेना के साथ विवाद हुआ है। असल में ईस्टर्न लद्दाख के 2 इलाके हैं। पहला है गलवान वैली और दूसरा है पैगोंग लेक। इस इलाके में 5 मई को चाइनीज आर्मी भारतीय सेना के सामने आ गई। भारतीय फौज उस वक्त अपने इलाके में रोड बना रही थी। एक छोटे से ब्रिज का काम चल रहा था। इस पर चीन के सैनिकों ने ऑब्जेक्ट किया। चीनी सैनिक पत्थर, डंडे और कटीले तार लेकर आए थे और झगड़ा शुरू कर दिया और इसके बाद से ही टेंशन शुरू हुई। इसके बाद चाइना ने अक्साई चीन से होते हुए गलवान रिवर के पास 3 पॉइंट पर अपनी फौज तैनात कर दी। यहां पर 5,000 के करीब चाइनीज आर्मी के जवान टेंट और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात हैं। यह एरिया गलवान रिवर और श्योक रिवर के बीच का इलाका है। गलवान रिवर श्योक नदी में मिलती है। वहां श्योक नदी के ऊपर भारत ने एक ब्रिज बनाया है और चाइना को शायद इसी से प्रॉब्लम है। ले के इलाके से यहां तक पहुंचने के लिए 255 किलोमीटर की स्ट्रेटेजिक रोड बनाई है। पहले इस इलाके में फौज को पहुंचने में 23 घंटे लगते थे। अब इंडियन आर्मी सड़क बनने के बाद ले से पहुंचने में सिर्फ 12 घंटे खर्च करती है। दौलत वेग ओल्डी ये इलाका है। यहां पर हमारी एयरफील्ड भी है। चीन नहीं चाहता कि भारत इस इलाके में इंडिया अपनी स्थिति मजबूत करे। हालांकि चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत ने अपनी 3 ब्रिगेड इस इलाके में तैनात की हुई हैं ताकि चीन कोई मिस एडवेंचर करे तो उसको ठीक किया जा सके। चीन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी इस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर देगा। चीनी आर्मी ने गलवान के इलाके में टेंट लगा रखे हैं, आर्म्स और एमुनेशन इकट्ठा किया हुआ है और उसकी क्या क्या तैयारियां हैं इस पर हमारी फौज की पूरी नजर है। कड़वा सच यह है कि भारत चीन बॉर्डर पर चीन ने 5,000 की फौज खड़ी की है और यह नंबर अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है। सरहद पर चीन का एग्रेशन पहले के मुकाबले ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डअप और इस एग्रेशन के दौरान चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी फौज से वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहने को कहा। अब इसके बहुत सारे मतलब लगाए गए। आज पॉलिटिकली पहली बार भारत सरकार की तरफ से करारा जवाब दिया गया। साफ साफ लफ्जों में कहा गया यह मोदी का इंडिया है। चीन की धमकी से, एग्रेशन से न भारत डरेगा और न इसे बर्दाश्त करेगा। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। सरकार की तरफ से इतना कहना भी बहुत बड़ी बात है
और मेरी जानकारी है कि शुरुआत में तो भारत को थोड़ा सरप्राइज हुआ था, झटका लगा था, लेकिन अब भारत भी चीन की सीमा पर बराबरी की फौज तैनात कर चुका है। आज सुबह रक्षा मंत्रालय में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के चीफ से इन सबकी एक लंबी मीटिंग हुई। इस पर इस बात का जायजा लिया गया कि अगर चीन एग्रेशन को बढ़ाता है तो क्या किया जाए, भारत के पास क्या मिलिट्री ऑप्शन है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। और इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। जनरल रावत ने प्रधानमंत्री को बताया इस संकट का सामना करने के लिए मिलिट्री का क्या प्लान है, क्या तैयारी है, और आज मिलिट्री ने सारे इनपुट्स सरकार के सामने रख दिए। इस पूरे मामले को हैंडल करने में अजीत डोभाल भी लगे हैं। आज वो भी प्रधानमंत्री से मिले। अजीत डोभाल ने बताया कि अगर चाइना इन इलाकों में अपनी फौज का, अपनी प्रेजेंस को स्केल अप करता है तो मिलिट्री को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। इस समय सरहद पर भारत की फौज मुकाबले के लिए बराबरी की तैयारी के साथ मौजूद है। भारत के कड़े रुख के बाद आज पहली बार चीन ने थोड़ी नरमी दिखाई। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। चीन ने आज कहा सारा मामला डायलॉग और कंसल्टेशन के जरिए सुलझाया जा सकता है। चीन ने पहली बार कहा कि ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर सिचुएशन स्टेबल और कंट्रोलेबल है, यानी हालात बेकाबू नहीं है। भारत चीन बॉर्डर पर इस वक्त सिचुएशन स्टेबल है और काबू में है। भारत और चीन के बीच बहुत अच्छा बॉर्डर मैकेनिज्म और कम्युनिकेशन चैनल है। दोनों देश इस काबिल हैं कि बातचीत और चर्चा के जरिए किसी भी मुद्दे को हल कर सकते हैं। अब चीन का सुर थोड़ा तो बदला है, लेकिन इस पर कितना यकीन किया जाए। आज भारत में चीन के एम्बेसडर ने भी कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत पुराने रिश्ते हैं, इसलिए जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। China and India are now fighting with चीन और भारत एक दूसरे के लिए मौका है और हम दोनों को एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। हम दोनों देशों के विकास को सही तरीके से देखने की जरूरत है। जो भी मतभेद हैं उन्हें दूर करके ऐसा रिश्ता बनाने की जरूरत है जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई फर्क ना पड़े। countries could realize लेकिन मैंने इस मामले की गहराई में जाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। हालांकि भारत सरकार फिलहाल इस मामले को मीडिया के जरिए ज्यादा हवा देना नहीं चाहती, लेकिन आज भारत ने पहली बार बताया कि चाइना के साथ कई लेवल पर कई मीटिंग्स हुई हैं। यह भी बताया कि ये फेस ऑफ कोई नया नहीं है, हर बार गर्मियों के दौरान ये फेस ऑफ बढ़ जाते हैं, इस बार भी ऐसा हुआ है। और सिचुएशन को पैसिफाई करने के लिए 22 और 23 मई को चाइना और इंडिया के मिलिट्री कमांडर 2 बार मिल चुके हैं और तीसरी मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। ये फेस ऑफ जो है समर के टाइम पे होता ही है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो अच्छा हो जाता है और पेट्रोलिंग ज़्यादा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरफ से अच्छा हो रखा है, तो ज़्यादा पेट्रोलिंग होती है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल फेस ऑफ भी ज़्यादा ही होंगे। ये बातचीत जो है कई लेवल पे चल रहा है। लोकल कमांडर के बीच में बातचीत हो रही है, हायर लेवल मिलिट्री कमांडर के बीच में 22 तारीख को 23 तारीख को 2 मीटिंग हुए हैं। आगे भी हम सोचते हैं कि दोबारा होगा। डिप्लोमेटिक तरीके से भी रोजाना तकरीबन बातचीत हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं, हालांकि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के मामले में पीछे नहीं हटने वाले। हमारा जो टेरिटरी है, हमारा जो सॉवरेंटी है, उसको हम बरकरार रखेंगे। उसके लिए जो भी चाहिए वो हम करेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये जो है पीसफुल तरीके से ये ठीक हो जाए और आगे इसका बढ़ावा ना दे इसके। और इसमें इंडिया टीवी के 2 संवाददाता मेरे साथ में हैं, मनीष प्रसाद जो कि डिफेंस के मामलों पर नजर रखते हैं और देवेंद्र पाराशर जो हमारे पॉलिटिकल मामलों पर मदद करते हैं। इन दोनों से समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे इसमें क्या होगा। मनीष, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय में आज बड़ी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, अब क्या तैयारी है? जी, रणनीतिक तौर पर साफ तौर पे जो तैयारियां हैं वो इस समय ऑन ग्राउंड दिखने लगी है और यही वजह है कि चीन चाहता है कि जो एग्रेशन उसने बढ़ाया था पिछले 2 दिनों में उसको डाउन करे। अब कुल मिला के 22 दिन हो चुके हैं और जो ये फेस ऑफ की कंडीशन है खासतौर पे ईस्टर्न लद्दाख के 4 एरियाज
पेंगोंग सो, जिसमें करीबन 600 से 700 की संख्या में फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में चाइनीज पीएलए के जवानों की तैनातगी है और रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर यहां पर सबसे पहला फेस ऑफ हुआ था। उसके बाद गलवान का इलाका, जो कि अक्साई चीन से होते हुए गलवान नाले से होते हुए शौक नदी पर जाता है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड है। दरबुक से लेकर डीबीओ तक का 255 किलोमीटर का ये रोड दरअसल यहां पर 22 से 23 दिन पहले लगते थे। अब महज 12 घंटे में ये पूरा जो ट्रैक है वो तैयार हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खासतौर पे चाइना को नागवार गुजर रहा था और यही वजह है कि गलवान के इलाके में 3 अलग अलग एरियाज, जिसमें पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 है। यहां पर करीबन 3000 से 4000 की संख्या में चाइनीज पीएलए के जवान, जो टेंट और साथ में अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और जो अलग अलग वेपन्स इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर यहां पर तैनात हैं। अब जाहिर सी बात है ये चाइना की ये एक प्रेशर टेक्निक है। हालांकि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने अपने इस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है। भारतीय सेना की 3 ब्रिगेड जो वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉय थी, उसके साथ साथ जो कॉम्बैट आर्मर्ड ग्रुप है वो वहां पर डिप्लॉयड है रजत जी। और पेंगोंग सो के ठीक सामने का एरिया जो फिंगर 4 और फिंगर 5 का एरिया पड़ता है, फिंगर 5 चाइनीज पीएलए के पास है, फिंगर 4 और भारतीय सेना के पास है, जो इसका एरिया है वहां पे लॉकडाउन की सिचुएशन अभी भी है। गलवान के इस तीनों इलाकों में लॉकडाउन की सिचुएशन है। भारतीय सेना, आप ये मान लीजिए, जो सीनियर ऑफिशियल्स इस समय आर्मी हेडक्वार्टर और 14 कोर जिसके जीओसी जनरल हरिंदर हैं, उनके भी जो जानकार हैं, और खासतौर पे क्योंकि आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, तो इन सब चीजों में 2 मेन सेक्टर्स यानी ईस्टर्न कमांड जो कि सिक्किम और अरुणाचल को पूरी तरीके से मॉनिटर करता है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और साथ में नॉर्दर्न कमांड जहां पे लद्दाख का ये पूरा रीजन आता है। तो ये 2 मेन एपिसेंटर है और यहां पर पूरी जो आप ये समझ लीजिए माइन्यूटली एक एक डिटेल चेक की जा रही है। और अगर चाइना के करीबन 5000 से जवान हैं तो भारतीय सेना की संख्या भी उससे कम नहीं है। इसलिए बिल्कुल फेस ऑफ और आमने सामने के दोनों की सेनाएं हैं। भारतीय सेना कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये कहा गया है आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा कि चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 20 दिन हो, या चाहे जितना भी टाइम हो, डोकलाम से बिल्कुल अलग इस समय गलवान इलाके में और पेंगोंग सो के इलाके में भारतीय सेना इंटैक्ट है अपने पूरे कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ। दूसरी बात रजत जी, जो बैक चैनल है उस बैक चैनल में मिलिट्री फेस ऑफ को डाइल्यूट करने के लिए इस समय डिप्लोमेटिक बातचीत भी शुरू हो गई है। और खासतौर पे इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे बड़ा खतरा और टेंशन चाइना को उस समय हुई जब चाइना के जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार उन देशों से बात कर रहे थे जो कि चाइना में इन्वेस्टमेंट के तौर पर और चाइना के एक पार्टनर के तौर पर बहुत ज्यादा बड़े दोस्त हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साथ में यूके, यूएस। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा देखते हुए चाइना बैकफुट पे आने के लिए मजबूर हुआ और यही वजह है कि आज पिछले 24 घंटे में 2 बार अलग अलग माध्यम से चाइना ने अपनी नरमी दिखाई है रजत जी। मनीष, आमतौर पर मैं समझता था कि आप सिर्फ रक्षा मंत्रालय की बातें बताएंगे और बहुत डिटेल में बताते हैं, लेकिन आज आपने डिप्लोमेसी की बात भी बता दी कि कैसे चाइना को टाइट किया जा रहा है। और अच्छी बात आपने बताई कि जो भारतीय सेना है वो उसी मात्रा में, उसी तादाद में वहाँ मौजूद है जहाँ पर ये फेस ऑफ की स्थिति। देवेंद्र के पास चलते हैं, देवेंद्र पाराशर। देवेंद्र, पॉलिटिकली क्या लगता है आपको, क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि आज रविशंकर प्रसाद ने बड़े सख्त लफ्जों में कहा कि भारत को कोई कमजोर न समझे, आंख दिखाने की कोशिश न करे। रजत जी, सरकार की तरफ से 5-6 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि पिछले 22 दिनों के आईबॉल टू आईबॉल फेस ऑफ के बाद, जो कि मिलिट्री के फील्ड में ही चल रहा था, आज जिस प्रकार से आधिकारिक तौर पे चीन की तरफ से माना गया कि अब ये डिप्लोमेटिक चैनल में ये मामला आ गया है, और जैसे ही डिप्लोमेटिक चैनल में आया तो भारत, जैसा कि बार बार वो कह रहा है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है, तो उस दिशा को बल मिल रहा है और इसको माना जा सकता है कि जो तनाव बढ़ा हुआ था वो डी-एस्केलेट हुआ है। दूसरी चीज़ की भारत की सरकार ये मानती है कि चीन लद्दाख में जिस तैयारी के साथ आया था, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक मिलिट्री लेवल का फैसला था, बल्कि बीजिंग की सहमति रही होगी, और बिना बीजिंग की सहमति के उतना कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में डिप्लोमेटिक चैनल का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी चीज की सरकार ये समझ रही है कि क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है और वो डिटरमाइंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो फेस ऑफ था, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, और इस समस्या का समाधान भी तुरंत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। चौथी चीज की लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस काम को लेकर चीन को ऐतराज था, वो काम जारी रहेगा, उसमें किसी प्रकार का
कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ये भारत की सरकार एकदम तय कर चुकी है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम हमारे अपने क्षेत्र में हो रहे थे, जिस तरह से हो रहे थे, जिस स्पीड से हो रहे थे, उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होने जा रहा। इसके अलावा मिलिट्री को बिल्कुल ही पॉलिटिकल क्लास की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोफेशनली जिस तरीके से भी आप इस मसले को हल करना चाहें उसके लिए आपको पूरी छूट है। आपकी तैयारी भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए कि अगर सामने की तरफ से कोई दुस्साहसिक कार्रवाई करे तो आप उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल लीडरशिप में इस मसले को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा। और एक चीज और कि इस मसले को लेकर किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। यह साफ साफ बताया गया कि भारत और चीन दोनों ही सक्षम हैं इस मसले का समाधान निकालने में। और आज चाइना की तरफ से जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर दो बार इस बात को कहा गया, भारत की सरकार ये मान रही है कि यह तनाव खत्म करने की दिशा में चीन की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम है। जी रजत जी। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक तो बात आपने साफ कर दी कि इसमें अमेरिका के इंटरवेंशन के कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, वो अपने ख्वाब देख सकता है। और दूसरा आपने बताया कि किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मनीष प्रसाद और देवेंद्र पाराशर, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बड़ी साफ साफ शब्दों में बताया और मुझे लगता है दर्शकों को इससे समझने में बहुत मदद मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चीन के मामले में अब 2-3 बातें बिल्कुल साफ हो गई। पहली तो यह कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है कि चीन आए और मार के चला जाए और हम कुछ नहीं कर पाए। भारत की फौज मजबूत है, भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग विल वाले प्राइम मिनिस्टर है और चीन इस बात को समझ गया है। लेकिन इस वक्त चीन की प्रॉब्लम दूसरी है। पूरी दुनिया कह रही है कि कोरोना वायरस चीन ने बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोरोना को चाइनीज वायरस कह दिया। चीन ने दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ का सहारा लिया, यह बात कही गई है। और जिस तरह से नेपाल ने इसी दौरान सीमा का विवाद उठाया, जिस तरह से इमरान खान ने चीन की आड़ लेकर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, इससे लगा कि चीन इस सब के पीछे है और भारत को प्रेशर में लाना चाहता है। चीन की बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अब चीन से हटकर भारत की तरफ नजर कर रहे हैं, यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर भारत ने एग्रेसिव स्टैंड न लिया होता तो चीन के हौसले बढ़ जाते। इसलिए अब चीन को इस बात का अंदाजा हो गया कि नरेंद्र मोदी से टकराना इतना आसान नहीं है। इसीलिए लगता है कि अब चीन इस पूरे मामले में बैक ट्रैक करेगा। थोड़ा वक्त शायद लगे और मुझे लगता है कि यह मामला जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। अब चीन की एग्रेशन को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन हमारे देश में सरहद पार से एक और प्रॉब्लम आई है, बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों का हमला हुआ है। पाकिस्तान से करोड़ों की तादाद में टिड्डियां भारत में घुस आई हैं। पहले इन्होंने राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर अटैक किया और इसके बाद ये टिड्डी दल जयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश और आज मध्य प्रदेश पहुंच गया। टिड्डियों का हमला सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यह बहुत खतरनाक। किसानों की साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में चट कर जाती है, बर्बाद कर देती है। हालात इतनी सीरियस हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अफसर लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं, राज्यों से अपडेट ले रहे हैं। कृषि मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी की लीडरशिप में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री को शामिल किया गया है, क्योंकि टिड्डी दल पर केमिकल स्प्रे करने के लिए जो मशीन मंगवाई गई थी वो इंग्लैंड से आनी थी, ब्रिटेन से आनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मशीनें वक्त पर नहीं पहुंची। अब विदेश मंत्रालय से कहा गया कि इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करें। टिड्डियों का अटैक इतना जबरदस्त है कि हेलीकॉप्टर से स्प्रे करने की तैयारी की जा रही है। किसानों को ट्रेडिशनल तरीके से टिड्डी भगाने के तरीके बताए जा रहे हैं, जहां पर शोर मचा के टिड्डियों को भगाया जाता है। राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर केमिकल स्प्रे करवा रही हैं। ये टिड्डियां अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तान होते हुए भारत का रुख करती हैं। और हमारी मुश्किल इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान ने इन टिड्डियों पर कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया। वैसे पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं करता। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टिड्डियों का एक नया ब्रीडिंग सेंटर बन गया है। यहां से हर साल करोड़ों की तादाद में टिड्डियां आती हैं और फसलों को तबाह कर देती हैं। ये टिड्डियां एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं और जिस इलाके से गुजरती हैं उस इलाके के खेत, उस इलाके के पेड़ पौधे सब बर्बाद हो जाते हैं।
एक और मुश्किल यह है कि टिड्डियों को मारने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये केमिकल फसलों पर गिरेगा और फसल के जहरीले होने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रॉब्लम पर डेली रिपोर्ट ले रहे हैं, वो खुद इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाला एक टिड्डी दल आमतौर पर राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तक पर रहता है, लेकिन इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि 4 राज्यों तक पहुंच गया। जयपुर की हालत तो ऐसी हो गई कि आसमान पर लाखों टिड्डियां दिख रही थी, घरों की छतों पर, खिड़कियों में टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई दे रही थी। इनके डर से लोगों को घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करने पड़े। छतों पर टिड्डियां ही थी हर जगह। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार जब टिड्डी दल का हमला हुआ उस वक्त तक रबी की फसल कट चुकी है, जबकि खरीफ की फसल अभी सिर्फ बुआई हुई है। ऐसे में टिड्डियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। आमतौर पर बाड़मेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर जैसे जिलों तक लिमिटेड रहने वाली टिड्डियां अब जयपुर पहुंच गई हैं। उन्हें मारने के लिए केमिकल स्प्रे किया गया। जयपुर नगर निगम ने इस काम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब ये टिड्डियां रात को नहीं होती, इसलिए ड्रोन के सहारे रात को टिड्डी दल पर केमिकल डाला जा रहा है। ये देखिए आप, कृषि विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर ये जो स्वार्म था इसका 90% खात्मा किया गया। ये देखो, ये मरी हुई टिड्डियां हैं और ये ऊपर जो इनका वो जो था पेड़ था उसको किस प्रकार इन्होंने डैमेज किया है। ये देखो आप, मरी हुई टिड्डियां हैं और ये चारों ओर से, ये देखिए आप। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से आए ये दुश्मन करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन फसल का सीजन न होने की वजह से इन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा और ये तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब ये राजस्थान बॉर्डर को पार करके यूपी पहुंची। एक्सपर्ट कहते हैं कि टिड्डियां बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकती, गर्म हवा की वजह से इनकी मौत हो सकती है, इसलिए अब वो उन इलाकों की तरफ जा रही हैं जहां गर्मी थोड़ी कम है। ये मध्य प्रदेश के इलाके, चंबल के आसपास के इलाकों में टिड्डियों ने हमला किया है। झांसी में भी बेतवा नदी के किनारे लाखों टिड्डियां जमा हो गई हैं। यहाँ इस वक्त मूंग, मेथी और इस तरह की दूसरी फसलें लगी हैं और टिड्डी दल इन पर अटैक कर रहे हैं। इन्हें भगाने के लिए किसानों ने खेतों में डीजे लगाया, तेज आवाज से म्यूजिक बजाया जा रहा है। और सरकार इस काम में किसानों की मदद कर रही है। खेतों में साउंड बॉक्स लगे हैं जिससे टिड्डियों को डराकर खेतों से दूर रखा जा सके। मूवमेंट है ठंडी हवा के एरिया पे है और उसकी तरफ भी है ठंडी हवा की तरफ, और सेटलमेंट है जहाँ पे हरियाली खेत की सब्जी है रिवर बेड में, और पेड़ों की, बड़े पेड़ों की जो हरे पत्ते हैं उस पे है, और तीसरा जहाँ पे मूंग का जो फसल है उस पे भी है। और तीसरी बात, रात्रि विश्राम तो बिल्कुल करती है, तो फिर तो रात्रि के समय पे बहुत सतर्क रहना और बिल्कुल आवाज़ ना करके इनको मारने की व्यवस्था करना। अब एक तरफ तो पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और दूसरी तरफ ये टिड्डियां। उत्तर प्रदेश में हमला किया, राजस्थान में किया और आज मध्य प्रदेश के कई शहरों पर हमला किया। सतना, शाजापुर, छतरपुर, सीहोर और मंदसौर में टिड्डियों का हमला दिखाई दिया। किसान कहीं थाली बजों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं प्रशासन की तरफ से केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। सतना में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए केमिकल डाला गया। कृषि विभाग के अफसर लगातार फील्ड में तैनात हैं। मंदसौर में भी हालत खराब है। टिड्डियों के अटैक की आशंका को देखते हुए यहां 75,000 किसानों को मैसेज भेजकर पहले से अलर्ट कर दिया गया था। किसानों ने भी थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाया। शाम तक टिड्डियों के दल राजस्थान की तरफ चला गया और फसलों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। मंदसौर जिले में जैसे सुबह से मैसेज आ रहे थे कि टिड्डी दल आ रहा है, तो उससे बचाव के लिए सभी के उसको भगाने के लिए वो ट्रैक्टर और चलाना है, कल्टीवेटर, क्योंकि रात में नीचे बैठ जाती है वो। पर मंदसौर तहसील में तो अभी तक टिड्डी दल नहीं आया है। मंदसौर जिले के गरोड, बानपुरा साइड जरूर टिड्डी दल की व्हाट्सएप ग्रुप में जो सूचना प्राप्त हो रही है, तो वहाँ कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने उसको भगाने की प्रॉपर तैयारी करी है। किसानों को सचेत कर दिया है कि उसके लिए कैसे बचा जाए और कैसे भगाया जाए। टिड्डियां रेगिस्तान में 7 इंच नीचे रहती हैं।
और वहीं इनकी ब्रीडिंग होती है। जब ये बाहर निकलती है तो इतनी ऊंचा और इतनी तेजी से उड़ती है कि उनको मारना पकड़ना आसान नहीं होता, और करोड़ों की संख्या में होती हैं। इनकी वजह से ज़बरदस्त नुकसान होता है। इस खतरे को किसान समझते हैं। अब जयपुर के लोगों ने पहली बार टिड्डियों का ऐसा हमला देखा। 28 साल बाद टिड्डियां जयपुर शहर तक पहुंची। आपको हैरानी होगी कि देखने में ये छोटी सी टिड्डी बड़े बड़े झुंड में हर साल दुनिया की 10% आबादी की खुराक चट कर जाती हैं। यानी जितने अनाज से साल भर में 65 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है, दुनिया भर में उतनी फसल इन टिड्डियों के हमले में बर्बाद हो जाती है, इनके पेट में चली जाती हैं। अब चूंकि हमारे देश में लंबे वक्त के बाद टिड्डियों का हमला हुआ है और इतने अंदर तक ये पहुंची हैं, यूपी के 10 जिलों में अलर्ट है और मध्य प्रदेश के 8 जिले खतरे में बताए गए हैं। राजस्थान के 10 जिलों में टिड्डियों ने जो कुछ था उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए मुसीबत बड़ी है और प्रधानमंत्री खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। सरकार को इस वक्त एक साथ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चीन की मुश्किल मैंने आपको बताई, पाकिस्तान से आई टिड्डियों के हमले की बात बताई, और अब तीसरी मुसीबत है जो भयंकर गर्मी पड़ रही है। जो लोग कोरोना के खौफ से दूसरे राज्यों से अपने घर पहुंचने के लिए निकले, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी जान इस भीषण गर्मी ने ले ली। उत्तर भारत में जो गर्मी है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप। भयंकर लू चल रही है। कुछ इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री के पास चला गया। दिल्ली का हाल मैं आपको बताऊं, यहां पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया था आज। राजस्थान में चुरू हमेशा सबसे ज्यादा गर्म रहता है और यहां टेम्परेचर 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में बांदा आज फिर सबसे ज्यादा गर्म रहा, यहां टेम्परेचर था 47 डिग्री। प्रयागराज में टेम्परेचर 46.5, महाराष्ट्र के नांदेड़ और अमरावती के पास 45 के पार था पारा। इसी तरह मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री के आसपास है। बिहार में औरंगाबाद का तापमान 40 डिग्री। और इन शहरों के तापमान मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको अंदाजा लग सके कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में किस कदर गर्मी पड़ रही है और इस भयंकर गर्मी में सफर करना कितना तकलीफ से भरा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गर्मी सबसे ज्यादा उन गरीब मजदूरों की जान की दुश्मन बन रही है जो कोरोना के खौफ की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से, काम ना होने की वजह से एक जगह से अपने घर वापस जाने के लिए रास्ता तय कर रहे हैं। गर्मी उन मजदूरों के लिए मुसीबत बन गई है जो मजबूरी में अपने घर लौट रहे हैं, अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। और अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, इसे देखकर आपका दिल भर आएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की है। प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन गुजरात से थोड़ी देर पहले स्टेशन पर पहुंची थी। ट्रेन से आए बाकी मजदूर स्क्रीनिंग के बाद निकल गए, लेकिन ये परिवार स्टेशन पर रह गया। 2 छोटे छोटे बच्चे, माँ जमीन पर पड़ी है, छोटा बच्चा माँ की चादर से खेल रहा है। वो न कोरोना को जानता है न गर्मी की मुसीबत को समझता है। उस बच्चे को लगता है कि वो अपनी माँ को परेशान कर रहा है और माँ उठेगी उसे गले लगा लेगी, लेकिन ये बच्चा नहीं जानता कि इसकी माँ अब कभी नहीं उठेगी क्योंकि माँ मौत के आगोश में जा चुकी है। बच्चा माँ की लाश के साथ खेल रहा है, उसे नहीं मालूम मौत क्या होती है। बच्चे को तो ये भी नहीं मालूम कि जिंदगी क्या होती है। जिसने जिंदगी अभी शुरू भी नहीं की है उसका सामना मौत से हो गया। पूरा परिवार अहमदाबाद से चला था, कोरोना के कारण रोजगार चला गया, खाने पीने की दिक्कत हुई तो घर की तरफ लौट पड़े। कटिहार जाना था, मुजफ्फरपुर तक ट्रेन ले आई। अब जब घर पहुंचने की दहलीज पर थे तो गर्मी ने इन बच्चों की मां की जान ले ली। ये मां पहले से बीमार थी, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्टेशन पर पहुंचते, ट्रेन से उतरते उससे पहले ही मां की मौत हो गई। अब पिता है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी की लाश है। परिवार वालों का कहना है कि क्या हुआ वो नहीं जानते, गर्मी बहुत थी, तबीयत बिगड़ी और दम तोड़ दिया।
क्या घटना क्या हुई? घटना कुछ नहीं था, इसका बेमाना कुछ था क्या था, ये गर्म की वजह से मर गया। तबियत खराब ट्रेन में किसी को नहीं बोले? तबियत सही था, काफी साथ खड़ा ये अभी करो। हाँ, गर्मी देख पा रहा है, इसको ट्रेन रुक दस्ते में काफी देर पंखा चल रही थी, पंखा का सब चला था। खाने पीने मिला था आप लोगों को? सब कुछ मिलता है। वहाँ से कल को चले थे। ट्रेन में कोई मदद नहीं किया? डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं कहा, फोन किए तो कह रहे तुम लोग वहाँ पहुँचो। बच्चों की मां तो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई, कभी नहीं लौटेगी। पुलिस का कहना है कि महिला की मौत मुजफ्फरपुर में नहीं हुई, रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया था और महिला काफी समय से बीमार चल रही थी। 1 साल से उसका अहमदाबाद में इलाज चल रहा था। पहले से भी बीमार थी, 1 साल से उसका इलाज चल रहा था। थोड़ा उसका कहना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, उसका इलाज वहीं चल रहा था। लॉकडाउन के चलते वहाँ फंस गया था, उसी साथ ही आ रहा था। तो अहमदाबाद मधुबनी एक्सप्रेस ट्रेन श्रमिक ट्रेन से आ रहा था। मुजफ्फरपुर से पहले ही करीब 12 साढ़े 12 बजे उसकी डेथ हो गई ट्रेन में। जब स्टेशन यहाँ पहुँची तो यहाँ मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतार लिया डेड बॉडी को और हम लोगों को खबर किया। जी सर। तो हम लोग जा करके कागजी प्रक्रिया पूरी की, एडीएम से अभी किए, उसके शव को उसके घर तक पहुँचाया जा रहा है। मौत को देखने का पुलिस का अपना ही नजरिया होता है। चाहे माँ बीमार थी, चाहे विक्षिप्त थी तो माँ। और इस बच्चे को मां की लाश के साथ खेलते जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। पुलिस को खबर दी गई, डॉक्टर्स की टीम ने महिला को डेड डिक्लेयर कर दिया था। पूरे परिवार को महिला की लाश के साथ एम्बुलेंस से कटिहार भेजा गया, लेकिन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक और लाश थी। ये डेड बॉडी 4.5 साल के छोटे से मासूम बच्चे की थी। ये बच्चा दिल्ली से परिवार के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन से चला था, लेकिन मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उसकी लाश पहुंची। ये मासूम भीषण गर्मी को सहन नहीं कर पाया। इस बच्चे के पिता मकसूद आलम ने बताया कि कोरोना के कारण मेहनत मजदूरी बंद हो गई, किसी तरह ट्रेन पकड़कर बेतिया जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था यह सफर उनके बेटे का आखिरी सफर होगा। उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण बेटे की मौत हुई। हालांकि जब ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची उस वक्त बच्चा जिंदा था। मकसूद का कहना है कि उनसे स्टेशन पर अफसरों से मदद मांगी, बेटे के इलाज के इंतजाम की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अनजान शहर, कहाँ जाता, क्या करता, 4 घंटे इधर से उधर भागता रहा। आखिरकार बेटे ने दम तोड़ दिया। जैसे आया वहाँ पे तो बोलो कि दानापुर जाओ, दानापुर आए थे तो वहाँ से बोले कि मुजफ्फरपुर जाओ, मुजफ्फरपुर आए थे तो बाहर निकल के मुझे तो कह रहा है कि जाओ सामान लेकर आओ, ट्रेन में बस मिल जाएगा। तो उसको बाद फिर कह रहे बस नहीं आएगा, जाओ 3 नंबर पे अभी ट्रेन आ रहा है। फिर ट्रेन पे गया तो वहाँ पे कह रहा है कि नहीं चलो बस आ रहा है। ऐसे करते धरते इसे में बच्चे मुजफ्फरपुर में किया। कब आए थे यहाँ पे? यहाँ पे तो हम आए थे सुबह 10 बजे के अंदाजा के करीब में। आने का समय जीवित था? हाँ, अभी से हुआ है। जब ये अभी एक और काट गया था उसको उस पे बैठ गया बेटिया के लिए, उसको बच्चा देखा। अब देखो माँ उसको बिना खाए पिए 20 तारीख से चली हुई है, दूध होगा तभी तो बच्चे की आएगी। जैसे दूध की वजह से लग रहा है वो पीने की वजह से पीछा गया उसको। असल में दूसरे राज्यों से वापस लौटने वाले सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से आ रहे हैं। इसलिए स्पेशल ट्रेनों में जो हादसे हो रहे हैं इनकी खबरें भी ज्यादातर बिहार से आती हैं। बिहार के बेगूसराय से खबर आई। मुंबई से काजी अनवर कटिहार के लिए चले थे। ट्रेन 4 दिन बाद बरौनी पहुंची, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाए और बरौनी में दम तोड़ दिया। आप सोचिए कि किस किस से लोग अपने आप को बचाएं, कोरोना के कहर से बचाएं कि गर्मी के ताप से बचाएं। और इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। गुजरात के वापी से ट्रेन में दरभंगा के लिए चले लाल बाबू की भागलपुर में मौत हो गई। लुधियाना से अररिया आ रही एक महिला की मौत रास्ते में हुई। आज मुंबई से वाराणसी के लिए निकले 2 मजदूरों की शव ट्रेन से उतारे गए। सूरत से हाजीपुर जा रही ट्रेन में भी एक मजदूर की मौत हुई, उसका शव बलिया पर उतारा गया। सबकी मौत का एक ही कारण, भयानक गर्मी, डिहाइड्रेशन।
गर्मी बहुत है, ये बात तो समझ में आती है, डिहाइड्रेशन का खतरा है, ये भी सच है, लेकिन मजदूर भी मजबूर हैं। उन्हें लग रहा है कि कोरोना के कारण काम धंधा बंद हो गया, परदेश में किराए के मकान में बिना काम के कैसे रहेंगे, किराया कहाँ से लाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, और ये लॉकडाउन पता नहीं कब खत्म होगा, क्या और तो नहीं चलेगा। ये सारी बातें उनके दिमाग में हैं और वो जानते हैं कि कोरोना का खतरा यहाँ भी है और वहाँ भी, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर है और घर पर भी है। अपने राज्य में, अपने गांव में पहुँचने पर कम से कम परिवार वालों के साथ तो रहेंगे, और जैसी टेंडेंसी होती है हर एक आदमी संकट के समय में अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। कम से कम यहाँ पर घर का किराया नहीं देना होगा, और अब मजदूरों को पता चला कि मनरेगा के लिए पैसा दिया गया है, तो गांव में मनरेगा के लिए काम करके वो कमाई भी कर सकते हैं, इसलिए हर कीमत पर घर जाना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि सरकार ने ट्रेन का इंतज़ाम किया है। आज मुझे पता चला कि 40 लाख मजदूर ट्रेन के जरिए अब तक अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं, और चूंकि इतनी बड़ी संख्या में हैं तो उनके लिए इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं है। रास्ते में खाने पीने का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, भोजन दिया जा रहा है, लेकिन गर्मी को कोई क्या करे, और ये गर्मी मजदूरों को मार रही है। इसके बाद भी जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनके घर जाने की ललक कम नहीं हुई है। आज मुंबई में एक बार फिर स्टेशनों पर मजदूरों की भीड़ दिखाई दी। चिलचिलाती धूप में बच्चों को साथ लिए, घर का सामान सिर पर रख के सैकड़ों परिवार अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। कल आज की बात में मैंने आपको दिखाया था कि मुंबई में जो मजदूर वापस लौटना चाहते हैं वो कितनी मुसीबत में हैं। हजारों मजदूर स्टेशन पर हैं। आप सोच रहे होंगे अब तो स्थिति बेहतर हो गई होगी, 24 घंटे हो गए। जी बिल्कुल नहीं। आज फिर सैकड़ों मजदूर उन स्टेशन पर पहुंचे जहां से स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली थी, लेकिन खबर गलत थी। आज मुंबई से कोई नई ट्रेन शेड्यूल नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने आज रेलवे से कोई ट्रेन नहीं मांगी। इसके बावजूद हजारों मजदूरों को बसों में बिठाकर सीएसटी और लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन भेज दिया गया। जिनको बस नहीं मिली वो टेंपो में बैठकर आए। इस वक्त लोकमान्य तिलक स्टेशन पर कल की तरह भीड़ जुटी है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले सेंट्रल रेलवे की तरफ से यह क्लियर किया गया कि कल की बची हुई ट्रेन धीरे धीरे भेजी जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि कल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 145 ट्रेन मांगी गई थी, लेकिन आज सुबह 10 बजे तक सिर्फ 90 ट्रेन चल पाई थी। इसलिए बाकी बची हुई 55 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जा रहा है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह आज दिन भर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस के अफसरों से बात की, रेलवे के अफसरों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर इन मजदूरों के कितनी ट्रेनों का इंतजाम है, क्या इंतजाम है। सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने जयप्रकाश सिंह को बताया कि रात 12 बजे तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 9 स्पेशल ट्रेन यूपी और बिहार के लिए चलेगी। हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला एलटीटी टर्मिनस पर, और इस टर्मिनस के बाहर ये तमाम माइग्रेंट वर्कर्स के परिवार वालों की जो भीड़ है वो मुंबई पुलिस ने यहाँ पर बुलाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था मुंबई पुलिस में, अलग अलग पुलिस थानों में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और अब जब रेल मंत्रालय ने हामी भर दी है, रेल मंत्रालय ने हामी भर दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे की ट्रेनें छोड़ी जाएंगी, उसके बाद बसों में भरकर इस तरह से यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स और उनके परिवार वालों को लाया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम देख सकते हैं बीएसटी की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 15 बसें हमारे आँख के सामने हमें नज़र आ रही हैं, और न जाने कितनी बसें लगातार एक के बाद एक बीएसटी के पीछे आती जा रही हैं। इन बस में 20-20 रुपये किराया इन पैसेंजर से लिया जा रहा है मिनिमम, और मैक्सिमम जो किराया है वो 60 रुपये लिया जा रहा है। किस तरह से कतारबद्ध होकर ये जो मजदूर हैं, इनके परिवार वाले हैं, जो मुंबई में 65 दिनों से लगातार अपने गांव जाने का इंतज़ार कर रहे थे, वो तमाम लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी पहुँचे हुए हैं। करीब ये खबर तो अच्छी है, सुकून देने वाली है कि कम से कम 9000 मजदूर आज रात 12 बजे तक कुर्ला स्टेशन से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कितनी ट्रेन चलेंगी, इसे लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी दिन भर स्टेशन के बाहर मजदूरों का आना जारी रहा। पुलिस वाले उन्हें स्टेशन पहुंचाते रहे, लंबी लंबी लाइनें लगती रहीं। इनमें ज़्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के हैं और परेशानी की बात यह है कि आज भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से किसी ट्रेन की रिक्वेस्ट नहीं की। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि उन्हें ट्रेन नहीं चाहिए, वो अभी तूफान से लड़ने में लगी हैं, लेकिन ये जानकारी मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रही। पुलिस उन्हें बार बार दिलासा देती है कि ट्रेन आएगी, चिंता न करें, थोड़ा इंतज़ार करें। कुछ लोग स्टेशन पर कल से बैठे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कब ट्रेन जाएगी, कहाँ से जाएगी और कब घर पहुँचेंगे। ट्रेन तो आज है नहीं, आप लोग कैसे जाएंगे? कल से बैठे हूँ मैं लोग, कितना परेशान है। छोटा छोटा बच्चा लेके देखो आप लोग गाड़ी दो, मैं लोग मुल्क जा रहा है, रूम सब छोड़ के आया, काम धंधा नहीं, क्या खाएगी? आपके बच्चे इतने छोटे छोटे, कैसे आप लोग बैठे रहेंगे? कितने घंटे बैठे रहेंगे? कल से बैठा हूँ, कल बोला गाड़ी दे रहे, गाड़ी मैं लोग चले गए, रोड पे सो रहे, फिर वापिस आया मैं लोग। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग कम से कम 8 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल भी आए थे क्या? कल भी आया था, कल भी आया था। कल वो पुलिस लोग बोला जी आज गाड़ी नहीं मिला, गाड़ी नहीं है ही नहीं, तो कल आ जाएगा, तुम लोग को कैसे भी कल गाड़ी में भेजूंगी। आज बोल रहे, फिर आज बोल रहे क्या जी गाड़ी नहीं, तो हम लोग कैसे बैठेगा? हम लोग रूम भी खाली करके आया, हम लोग का खाना भी नहीं, पैसा भी नहीं, कमाई रहेगा तो खाना वाला मिलेगा, पैसा नहीं कमाई करना खाएगा क्या? आप लोग अपने मुख्यमंत्री से, अपने राज्य सरकार से कोई मांग करेंगे, कोई अपील करेंगे आप लोगों के जाने के लिए कुछ व्यवस्था करें, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जब तक पश्चिम बंगाल सरकार से बात नहीं करेगी, ट्रेनें कैसे छूटेगी? ट्रेनें तो स्टेशनों पर खड़ी हैं। ममता बनर्जी को अपील करता हूँ, जो ट्रेन इतना मजदूर लोग खड़ा है, 2-3 हजार मजदूर लोग खड़ा है, काल से कोई लाइन लगा के रखा है। हमें सुबह आया 5 बजे, 6 बजे से हम लोग लाइन लगा के खड़ा है, रूम भी सब खाली कर दिया। ममता दीदी से क्या अपील करेंगे आप लोग, क्या चाहते हैं? क्या खाली गाड़ी चाहिए, ममता दीदी से अपील करता हूँ, जो खाली गाड़ी दे देगा। आपने कई दिन से देखा है कि मजदूर किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। जब ट्रेन नहीं थी, बसें नहीं थी, वो पैदल निकल पड़े थे। कम से कम आज ये भरोसा है कि ट्रेन आज नहीं तो कल जाएगी। मैं ऐसे कई मजदूरों को जानता हूं, मैंने बहुत लोगों से बात की है, घरों में काम करने वालों से, फैक्ट्रियों में काम करने वालों से, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनके घरों में उनके पास अभी भी नौकरी है, लेकिन तो भी वो मुल्क वापस जाना चाहते हैं, जिसे वो अपना घर कहते हैं। इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बाकी लोग जा रहे हैं। अब कई फैक्ट्रियां शुरू हुई हैं, उन्हें मजदूरों की जरूरत है, लेकिन रोजगार मिलना है, उसके बावजूद मजदूर रुकने को तैयार नहीं है। उनको एक ही जिद है, घर जाना है। महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर पर ज्यादा खौफ है, ज्यादा डर है। यहां जो कोरोना का हाल है, कोरोना का जो खौफ है, उसके बाद मजदूर मुंबई से तो निकल ही जाना चाहते हैं, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। आज की फिगर्स आपको बताऊं, कोरोना के 1,51,000 से ज्यादा केस आए। इनमें से अकेले महाराष्ट्र में करीब 57,000 केस हैं, 57,000। 1,897 करीब 1,900 लोगों की मौत हो चुकी है। आज एक दिन में सबसे ज्यादा 105 लोगों की जान गई। कोरोना वायरस के खौफ से परेशान मुंबई के लोगों के लिए एक और खबर ऐसी है जो अच्छी नहीं है, दिल तोड़ने वाली है। कोरोना के कारण इस बार गणपति बप्पा का स्वागत उस जोश और उत्साह से नहीं होगा जैसा हमेशा होता है। बहुत सारे गणेश पंडालों ने फैसला किया है कि वो इस बार पंडाल नहीं लगाएंगे। जीएसबी मंडल ने इस बार गणेश पंडाल न लगाने का फैसला किया है। वडाला में लगने वाले जीएसबी मंडल के गणपति पंडाल में हर साल लाखों भक्त आते हैं, लेकिन इस बार समिति ने तय किया कि कोरोना को देखते हुए पंडाल नहीं लगाए जाएंगे, गणेशोत्सव उस अंदाज में नहीं मनाया जाएगा। इस साल गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को है। हर साल इस दिन का मुंबई में क्या पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इंतजार रहता है। मुंबई में बड़े बड़े गणपति पंडाल महोत्सव के लगाए जाते हैं, लेकिन जीएसबी मंडल ने अब कहा कि अगले साल फरवरी में जब ये कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा तब पंडाल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और रोजाना आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है।
इसलिए अगस्त में गणेश चतुर्थी के बजाय ये उत्सव अगले साल फरवरी में माघ शुद्ध चतुर्थी के मौके पर मनाया जाएगा। जीएसबी मंडल वडाला के अलावा खेतवाड़ी मंडल जैसे कुछ और गणेश मंडलों ने भी पंडाल न लगाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस है ही ऐसा, कितना दुख देगा कोई नहीं कह सकता। कुछ दिन पहले मैंने देखा था मुस्लिम भाई दुखी थे क्योंकि उन्हें पूरे रमजान के दौरान नमाज घरों में पढ़नी पड़ी, इफ्तार नहीं हुए, ईद नहीं मना पाए, मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ पाए, और अब गणेश जी के भक्त दुखी हैं। लेकिन कोरोना वायरस का खतरा ऐसा है जिसके कारण बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि अगले साल गणेश उत्सव की धूम पूरी जोर शोर से होगी। हम सबको मिलकर भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए, इस विघ्न से, इस बाधा से, इस बीमारी से हमें बचाएं और अगले साल हम पूरे जोश से गणेश का उत्सव मना पाएं।